नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। सीएम योगी दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक लेने जा रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, और यह अहम बैठक 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी आज लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ तौकीर किदवई लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज योगी कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज मुहर भी लग सकती है। क्या कुछ हो सकते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु? देखिए, ये बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहले कैबिनेट की बैठक है 12 बजे, और फिर उसके बाद 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी अनुसंधान केंद्र की बैठक होनी है। उसके बाद जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर स्वयं आवास पर। उसके बाद जो राज्य मंत्री हैं वो 1 बजे पहुंचेंगे, और जो मंत्री परिषद के जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, उनसे भी बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला हो सकता है। खास बात है कि चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े जो मामले हैं उस पर कई अहम प्रस्तावों पर आज पारित हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जो कानून व्यवस्था है उससे जुड़े भी कुछ मामले आज यहाँ कैबिनेट में रखे जाएंगे। तो फिलहाल 12 बजे बैठक शुरू होगी, और माना जा रहा है कि करीब आधे से पौन घंटे के बाद वहां पर जो और मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। ठीक है तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो करते हैं अगली खबर का। आने वाले शुक्रवार को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट हो सकता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रदेश की प्रदर्शन की आशंका जताई है। कई जिलों में फिर से हो सकता है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आने वाले शुक्रवार को लेकर अब हाई अलर्ट जारी किया जा सकता है। प्रदेश में आने वाले शुक्रवार को लेकर हाई अलर्ट जारी किया जा सकता है। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से उत्पात देखा गया था, जिस तरीके से पत्थरबाजी देखी गई थी, जिस तरीके से अशांति का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। और इस शुक्रवार यानी जुमे को एक बड़ा फैसला यानी कि हाई अलर्ट भी लग सकता है, ताकि किसी भी तरीके की अशांति की स्थिति ना बने, सारी स्थितियां कंट्रोल में रहें। इसको लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला आने वाले शुक्रवार को ले सकती है। जिस तरीके से बीता हुआ शुक्रवार अशांतिपूर्ण बीता था, कई दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें भी हमने देखी, कई सारी घटनाएं भी यहां पर सामने आई थी। ऐसा कुछ दोबारा न देखने मिले, इसको लेकर राज्य सरकार एक बड़ा फैसला यानी कि हाई अलर्ट भी जारी कर सकती। कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं इस शुक्रवार को हाई अलर्ट की? देखिए, बीते शुक्रवार को जब हंगामा हुआ, 9 से ज्यादा जिलों में हिंसा हुई। अभी तक 350 से ज्यादा लोग उस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद से लगातार जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो सक्रिय है अपने अपने जिलों में, और जो हेडक्वार्टर है इंटेलिजेंस का, वहां पर भी एक रिपोर्ट सम्मिलित की जा रही है। लोगों को लगाया गया है, जानकारी की जा रही है कि किसी तरह के धरना प्रदर्शन की आशंका तो नहीं है। तो फिलहाल जो कई ऐसे जिले हैं जो खासकर पश्चिम यूपी के, जहां से रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर फिर प्रदर्शन हो सकता है आने वाले जुमे को। अगर सूत्रों की मानी जाए तो वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो कुछ उलेमा है वो फिलहाल फिर आह्वान करने वाले हैं प्रदर्शन को लेकर। अभी हाल फिलहाल तौकीर रजा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी बरेली से कहा था कि अगले जुमे को हम फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल अभी वो फिलहाल बैकफुट पे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के कई फिर भी भ्रामक खबरें, अफवाहें का दौर जारी है। तो ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट सौंपी है राज्य सरकार को। बताया यह भी जा रहा है कि उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि 2 दिन बाद आने वाले जुमे में एक बार फिर प्रदर्शन हो सकता है। कई जिलों के नाम भी शामिल है, खासकर पश्चिम यूपी के कई जिले उसमें शामिल है।
जो लोकल स्तर पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया बुझाया जाए, और जो ओलेमा है, खासकर जो धर्म गुरु हैं, उनके माध्यम से अपील कराई जाए कि लोग इस तरह की अफवाहों में ना फंसे और अपने अपने घरों में रहें, और नमाज पढ़ने भी अगर जाते हैं तो सीधा अपने घरों को वापस जाएं, क्योंकि ये जो साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, उस साजिश का हिस्सा ना बने लोग। तो इसकी भी कोशिश की जा रही है कि सभी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तौकीर, इसके अलावा जरा ये भी जानकारी दें कि किस तरीके से शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि इससे पहले और भी तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा थी कि जिस तरीके से पोस्टरों को चिपकाया गया था, लखनऊ और पूरे देश को बंद करने का आह्वान भी किया गया था, ऐसी गतिविधियों पर भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा साइबर सेल है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार कोशिश कर रही है, निगरानी कर रही है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खासकर वहां पर नजर रखी जा रही है कि किस तरह के लोग हैं, वो असामाजिक तत्वों को तलाशा जा रहा है कि जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं समाज में, और सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेजेस जो लिख रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई जारी है। लखनऊ में भी जो सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। तो दोनों तरफ से ही कोशिश की जा रही है कि कहीं जो भी लोग इस तरह से पीछे हों, उनको बेनकाब किया जाए, और जो आम आदमी है, जो इस साजिश में हिस्सा बन जाते हैं, साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, उनको जाल में फंसाया जाता है। शासन प्रशासन के साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पूरी राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ जिले का दौरा करेंगे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दौरा करेंगे। पहले चरण में 6 जिलों का दौरा होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद में होगा आकस्मिक निरीक्षण। शामली, अलीगढ़, आगरा में भी जल्द निरीक्षण होगा। सीएम नोएडा जिले का भी जल्द दौरा करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा कर सकते हैं। 100 दिन पूरे होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जिलों का दौरा कर सकते हैं, और इन जिलों में आकस्मिक निरीक्षण भी होगा। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा कर सकते हैं। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही थी बस। नेशनल हाईवे 28 पर हाटा कोतवाली के बगनाथ चौराहे का यह मामला है, जहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि 4 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां पर इलाज लोगों का चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक भीषण सड़क हादसा जहां पर 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 29 लोग घायल हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे हुई ये दुर्घटना? देखिए, ये घटना रात 2 बजे के करीब की बताई जा रही है, जो बिहार के मधेपुरा से मजदूरों को लेकर पंजाब की बस पंजाब राज्य में इनको नौकरी दिलाने जा रही थी कि आटा नगर पालिका के अंतर्गत कुशीनगर NH-28 हाईवे के बागनाथ चौराहे पे दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि मौके पे ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 से अधिक लोगों की जो जख्मी हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिनमें गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। बस में सवार कुल 75 लोग बताए जा रहे हैं। जी सर। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बस और ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। विश्व रक्तदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान होगा, और इस सम्मान खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कर्मचारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर।
विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा कार्यक्रम, जहां पर तमाम कर्मचारी और डॉक्टर्स शामिल होंगे। अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। देहरादून, आज से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। अपना पहला बजट पेश करेगी राज्य सरकार। 64,000 करोड़ का बजट पेश होने जा रहा है, जिसे राज्य सरकार पेश करेगी। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष की तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 बजे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करने जा रही हैं। 14 जून से 20 जून तक यह बजट सत्र चलने जा रहा है और यह बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड में बजट सत्र पेश होने जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, आज उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन, आज बजट सत्र पेश होने जा रहा है। बिल्कुल ऋषभ, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सीधे तौर पर इसको बजट सत्र कह सकते हैं, क्योंकि 4 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं और ये धामी सरकार का पहला बजट होगा जो इस बार पेश होने जा रहा है मौजूदा नई सरकार का। तो ऐसे में तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये विधानसभा भवन के भीतर का माहौल है। गहमा गहमी है, तमाम मंत्री विधायकों के आने का सिलसिला है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। बजट पेश होना है तो उससे पहले की तमाम तैयारियां हैं जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि जब बजट पेश होगा तो उसमें तमाम जनहित की जो सुविधाएं, योजनाएं हैं उनको यहाँ पर फलीभूत होता हुआ नजर आए। और उससे पहले जब अभी सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी तो उसमें जो प्रश्नकाल चलेगा, प्रश्नकाल में तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर सरकार को देने होंगे। तो इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के दोनों की ही पूरी तैयारियां यहाँ पर है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो तमाम विधायक जो विपक्ष के वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने यहाँ पर आकर नारेबाजी की है, एक धरना देने का काम किया। सांकेतिक तौर पर यह धरना था। सरकार पर आरोप लगाया है कि गैरसैंण की उपेक्षा यहाँ पर की गई है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित जरूर किया है, लेकिन गैरसैंण को लेकर यहाँ पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता है। इसके विरोध स्वरूप सांकेतिक धरना यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिया गया है विधानसभा भवन के गेट पर। तो इसमें साफ है कि विपक्ष के तेवर नजर आने लगे हैं कि सदन की कार्रवाई किस तरह चलेगी। हालांकि बीते रोज सर्वदलीय बैठक में शांतिपूर्ण सत्र चलाने की बात सभी दलों की तरफ से जरूर कही गई, लेकिन शांतिपूर्ण सत्र कैसे चलेगा इसकी वानगी भी सुबह ही नजर आने लगी है। कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि विपक्ष द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से राज्य सरकार को और पक्ष को घेरना है। इसके अलावा एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री धामी ने विधायक पद की शपथ ली है। आज चूंकि बजट सत्र पेश होने जा रहा है, आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, पक्ष की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो सभी मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित होंगे। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हमने बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना था पूरी तैयारी है। तमाम जो सवाल लगाए गए थे विधायकों की तरफ से, लगभग 600 के करीब सवाल विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुके हैं और सभी के जवाब सरकार की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो उसमें तमाम सवाल विधायकों की तरफ से पूछे जाएंगे, तो उनके जवाब किस तरह से होंगे, कितना संतुष्ट सत्ता पक्ष विपक्ष को कर पाता है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सदन के भीतर नजर आएगी। साफ है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद होगा। सत्र में जो सवाल पूछे जाएंगे अगर संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हंगामा होना भी तय है। और सीधे तौर पर गैरसैंण को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा हो चुका है। तो सत्र की जब कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो सदन के वेल में किस तरह का रवैया रहेगा विपक्ष का, यह भी देखना होगा। हालांकि विपक्ष के तमाम विधायकों की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की बात हो, सभी तो कुल मिला के जीत ये समझा जा सकता है कि इस बार बजट सत्र में जहां विपक्ष पूरे तरीके से सवालों के साथ तैयार है, तो सवालों के जवाब देने के लिए भी पक्ष पूरे तरीके से तैयार है। अजीत बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने इस्तीफा दे दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा है त्याग पत्र। अध्यक्ष पद और सदस्यता से इस्तीफा दिया है। पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में असमर्थता जताई है। महज एक महीने से भी कम समय में एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है आपको। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कल रात अचानक अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहले महीने कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफा देने के बाद दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था।
और 1 महीने से भी कम समय के अंदर बाली ने इस तरह इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अपने इस्तीफे में बाली ने आप की कार्य प्रणाली के साथ चलने में खुद को असहज बताया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देहरादून से लगातार अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब बाली ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दिया ही, सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कर्नल ने भी इस्तीफा दिया था अपने पद से और अब बाली ने भी इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल ऋषभ, ये उत्तराखंड आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है कि 1 माह के भीतर ही नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 29 अप्रैल को उनकी ताजपोशी हुई थी और बड़ी जोशो खरोश के साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दोबारा से नेतृत्व करने की यहाँ पर बात कही थी। हालांकि जो विधानसभा चुनाव का बड़ा झटका था उसके बाद से उबर नहीं पाई थी आम आदमी पार्टी। कर्नल अजय खूटियाल आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद दीपक बाली के तौर पर यहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 29 अप्रैल को इनकी नियुक्ति की गई और कल देर रात को जिस तरह से खुद दीपक बाली ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया, तो साफ है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुछ भी हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा है। तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और दोबारा से अगर जमीन पर मजबूत होना है आम आदमी पार्टी को तो बड़े चेहरों को जरूर लाना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दीपक बाली जरूर आम विधानसभा चुनाव में काशीपुर सीट से टिकट लेकर चुनाव लड़े भी थे और कैसी उनकी स्थिति रही ये सबके सामने था। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, ऐसी स्थिति उनकी यहाँ पर बनी थी और अब एक के बाद एक सभी नेता यहाँ से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और देर रात को जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे 1 माह के भीतर ही वो अपना त्यागपत्र अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं उनको सौंप चुके हैं। तो आगे क्या निर्णय होगा अरविंद केजरीवाल का? हालांकि जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता है वो अभी इस्तीफा मंजूर ना होने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुद दीपक बाली ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया है। तो स्पष्ट है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ भी हो, वो अपना इस्तीफा और त्यागपत्र सदस्यता से बिल्कुल अजीत, तो जिस तरीके से अब आप पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से किनारा कर रहे हैं, उस तरीके से साफ जाहिर कि उत्तर प्रदेश में अब आप यानी कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारियों के लिए। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों के सामने आ रही समस्या और समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह भाटी ने कहा कि आज भी किसानों को फसल का उचित मूल्यांकन नहीं मिल रहा। उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग की है। इन मांगों को पूरा किए जाने को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी ये सब मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि आंदोलन के तहत जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 करके 50% जोड़ करके जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा हो और उसको गारंटी कानून बनाया जाए। और जो बिजली का जो विद्युत बिल है वो सभी प्रदेशों का, घरेलू हो या कृषि का हो, बराबर किया जाए सभी का। हमारी समस्या किसानों की सबसे बड़ी लाइट की समस्या चल रही है। इसमें खाद के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मिल भी नहीं रही है। सब लाइन लगाए पड़े हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। और ये क्या हमारा मूल्य जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लेके हम लोग जो है, अगर समस्याएं माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से समझो दिया जाएगा ज्ञापन, अगर समस्याएं नहीं हल हो गई तो हम लोग सब आंदोलन करने के। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।